Hello everyone, welcome back to the channel The Masons. Today we are going to discuss some specific type of reactions. हम बच्चों एक जेई एडवांस के लिए एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं नेम रिएक्शंस की। जितनी भी नेम रिएक्शंस बच्चों पॉसिबल हो सकती हैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उन रिएक्शंस की हर एक बात को डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे हमारा जो फॉर्मेट क्या रहने वाला है बच्चों इस सीरीज का, नेम रिएक्शन वाली सीरीज का, सबसे पहले हम उस नेम रिएक्शन की मैकेनिज्म बताया करेंगे। उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। ठीक है, हर एक बात किसी भी पर्टिकुलर नेम रिएक्शन के बारे में आपको पता चलेगी। उसके बाद सेकंड पार्ट आया करेगा उस नेम रिएक्शन का, जिसमें हम एडवांस के और कुछ मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उन कंसेप्ट्स के बेसिस पर जो हम सिखाए हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं। नेम रिएक्शन की पूरी प्लेलिस्ट आप फॉलो करो और बहुत इजीली कंसेप्ट्स आपको समझ में आएंगे। मैकेनिज्म के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म बता रहे हैं तो उसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया करेंगे कि इसको डायरेक्टली ऐसे अप्रोच किया जाता है। लेकिन मैकेनिज्म समझना बहुत ही जरूरी पार्ट होता है किसी भी रिएक्शन के लिए। अच्छा, जिसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी उसकी बताएंगे, जिसकी नहीं पड़ेगी, जिसकी डायरेक्टली ट्रिक से हो जाता है क्वेश्चन, वो हम वैसे ही बता देंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर जेई एडवांस और मेंस आल्सो। ठीक है, नीट भी, मतलब हर लेवल पर ये पूछी जाती है। ठीक है, ठीक है, तो हर लेवल पे बच्चों ये रिएक्शन पूछी जाती है। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, तो इसके रिगार्डिंग हम बच्चों कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, एल्डोल क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, मैकेनिज्म लेंगे, हर एक पॉइंट कवर करेंगे। जितनी भी लंबी वीडियो बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस रिएक्शन का हर एक पॉइंट कंक्लूड करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो एल्डोल कंडेंसेशन पे चलते हैं। हेडिंग आपको दिख रही है, एल्डोल रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन होती है बच्चों ये, लेकिन हम इसको एल्डोल रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो एल्डोल का मतलब क्या है अगर हम बात करें, बच्चों बोलते तो इसे एल्डोल रिएक्शन है, लेकिन ये कीटोन भी देते हैं। तो कीटोन के केस में हम क्या बोल देंगे? कीटोल रिएक्शन नहीं, नाम इसको एल्डोल रिएक्शन ही देते हैं, लेकिन कीटोन देते हैं तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कीटोल होगा। एल्डिहाइड होंगे तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो एल्डोल होगा। इज इट क्लियर? तो हम एल्डोल को बताते हैं क्या? तो एल्डोल मतलब यहां पे जो ए एल डी लिख रहा है उसका मतलब बच्चों क्या है? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। और ये ऑल का मतलब क्या होता है बच्चों? अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है बच्चों आपको कि एल्डिहाइड और अल्कोहल वाले ग्रुप अगर एक ही कंपाउंड में आए तो वो एल्डोल हो सकता है, जरूरी नहीं है होगा। अच्छा, फिर क्या कंडीशन है जिससे वो एल्डोल हो जाएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड के बीटा पोजीशन पे होना चाहिए। यस और नो, तभी हम उसको एल्डोल बोलेंगे। क्या समझे बच्चों? जो यहाँ पे जो अल्कोहल है वो अल्कोहल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन के बीटा पोजीशन पे होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कीटोन के केस में क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्या? एल्डोल बोलते हैं। ठीक, तो अब एल्डोल की जब मैकेनिज्म बनाएंगे और उसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा हम वो तब बताएंगे कि देखो ये रहा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अभी तो हम ये स्टार्ट करते हैं कि कौन से एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन से एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। तो उसके लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज व्हाट? अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक, तो ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं बच्चों। यस और नो? तो कई बार तो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि कौन से एल्डिहाइड और कीटोन्स अल्फा एल्डोल कंडेंसेशन या कीटोन कंडेंसेशन देंगे। तो चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं। वन ऑफ द मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इजी बनते भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हुए हैं। ओके, तो हमें बस क्या चेक करना होता है? चारों ऑप्शंस में से जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बता देते हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सबसे छोटा एग्जांपल, तो CH3CHO, CH3CHO देखो बच्चों ये एल्डिहाइड है,
बहुत बढ़िया। क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा? ऑब्वियसली पहले तो मैं यही समझा देता हूं कि एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन कहां पे मौजूद होते हैं? जो ये सीओ ग्रुप होता है बच्चों, ये सीओ ग्रुप के जस्ट नेक्स्ट वाली पोजीशन को हम अल्फा पोजीशन बोलते हैं, और इस पोजीशन पर हाइड्रोजन्स होने चाहिए, तो हम बोलेंगे कि इस पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा क्या? हाँ बच्चों देगा। अच्छा, और देख लेते हैं बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे बोल दें, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा? तो बहुत सिंपल है, आराम से देख सकते हो कैसे, कि ये जो सीओ ग्रुप है इसका जो नेक्स्ट कार्बन है ये भी अल्फा है, और इसका जो नेक्स्ट कार्बन है ये भी अल्फा है, दोनों ही अल्फा कार्बन हैं और दोनों पे हाइड्रोजन मौजूद है। इस पर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन हैं। इस पे कितने हैं बच्चों? 3 हाइड्रोजन हैं। तो ये भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन देगा क्या? हाँ बच्चों बिल्कुल देगा, ये भी हमें एल्डोल कंडेंसेशन देगा। वेरी गुड। तो और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बोलते हैं, बेंजीन ले ली, बेंजीन है, तो बेंजीन के आगे हमने बच्चों CHO लगा दिया, तो बहुत बढ़िया। तो क्या ये एल्डोल देगा? चेक करते हैं, ये सीओ ग्रुप है, ये इसका कार्बन है अल्फा कार्बन, लेकिन इस पे हाइड्रोजन नहीं है बच्चों, समझ पा रहे हो? इस पे हाइड्रोजन क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी चारों सेटिस्फाइड हो गई है, 1 2 3 4, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन ना देगा बच्चों। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन ये नहीं देगा, तो हम बोलेंगे इसको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और देख लेते हैं बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला ये H, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा? चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये CO कार्बन तो है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, लेकिन इस पे हाइड्रोजन नहीं है, तीनों CH3 ग्रुप हैं, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन डज नॉट कंटेन एल्डिहाइड है, तो हम बोलेंगे कि ये भी हमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था कि जो जो एल्डिहाइड और कीटोन्स अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं रखते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं, जो एल्डिहाइड्स और कीटोन अल्फा हाइड्रोजन्स रखते हैं वही एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, जल्दी से इसे नोट करो, फिर सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, तो एक पॉइंट हमने आपको समझा दिया कि कौन से एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देंगे बच्चों। सेकंड पॉइंट आता है कि इसकी मैकेनिज्म क्या है और किसकी प्रेजेंस में ये एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। तो मैं सबसे पहले पॉइंट बताता हूं कि ये एल्डोल कंडेंसेशन डाइल्यूट बेसिस की प्रेजेंस में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइल्यूट बेस। अच्छा बच्चों, बेस कौन कौन से ले सकते हैं? बेस बच्चों डाइल्यूट अल्कली बेस ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। ठीक है, ये वाले बेस ले सकते हो आप। ठीक, K2CO3 ले सकते हो, पोटेशियम कार्बोनेट इट इज आल्सो अ बेस। ठीक, और एल्कोक्साइड बेसिस भी हम जनरली ले लेते हैं कभी कभी। एल्कोक्साइड बेस जैसे CH3CO, CH3ONA, RONA, ये भी एक एल्कोक्साइड बेसिस होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखो बच्चों, बेस कौन कौन से ले सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेस कौन कौन से ले सकते हैं, यहां पे लिखते हैं हम बेस। बेस हमें डाइल्यूट लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैसे बेस लेने हैं बच्चों? डाइल्यूट बेस लेने हैं, डाइल्यूट बेस। और बेस कौन कौन से हो सकते हैं? बेस हो सकते हैं एल्कली बेस, जनरली हम एल्कली बेस ले लेते हैं। एल्कली बेस की बात करें तो NaOH ले सकते हैं बच्चों, NaOH, KOH, और K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, ये भी एक तरीके का बेस है। ठीक है, एल्कोक्साइड बेसिस भी ले सकते हैं, एल्कोक्साइड बेसिस, एल्कोक्साइड बेसिस भी हम ले सकते हैं। एल्कोक्साइड बेसिस क्या होते हैं बच्चों? मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं बच्चों। एल्कोक्साइड बेस RONA, ठीक है, R-Na पॉजिटिव, Na ले लिया हमने, ROK पॉजिटिव नेगेटिव, ये एल्कोक्साइड बेस है। अच्छा, ये बेस कैसे हैं? और ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं बच्चों, ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। दीज बेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। हाउ इट इज पॉसिबल? ठीक, तो कैसे बच्चों? जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि आर आर तो एल्काइल ग्रुप है और एल्कोहल लगा दिया, तो बच्चों एक मिनट, ठीक है, चल रही है वीडियो, चल रही है। ठीक, तो हमने क्या करा बच्चों, अल्कोहल ले लिया। अल्कोहल सभी बच्चों को पता होता है इट इज अ वीक एसिड,
अल्कोहल क्या होता है बच्चों? वीक एसिड होता है। और वीक एसिड का H निकाल दिया, ध्यान से समझो, बिल्कुल आसान से समझा रहे हैं। वीक एसिड का H निकाल दिया तो क्या बचा? RO माइनस, विच इज कॉन्जुगेट बेस। क्या बना मनो बच्चों? ये कॉन्जुगेट बेस बना। कॉन्जुगेट बेस किससे बना है? वीक से बना है। तो वीक से बनने वाला कॉन्जुगेट बेस क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है और इसमें एक आयन लगा दिया विच इज Na प्लस। तो ये बन गया आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, मतलब ये बेस का काम करता है। तो ये सारे बेस ले सकते हो बच्चों। और भी बेस होते हैं, बल्कि बेस होते हैं, जैसे एलडीए। एलडीए भी एक बल्कि बेस है, वो भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक, लेकिन उस बात का जिक्र हम आगे करेंगे कि एलडीए लेंगे, मतलब सिलेनियम के कंपाउंड्स ले सकते हैं बेस के अंदर, सारे एडवांस लेवल की बात भी करेंगे अभी, लेकिन अभी इजी इजी से चलते हैं बच्चों। तो क्या है, इस टाइप के बेसिस हम ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइल्यूट बेस लेना है। ठीक, और भी बल्कि बेस होते हैं, एलडीए। एलडीए ये बल्कि बेसिस में आता है बच्चों, बल्कि बेस। तो इसका अलग कंसेप्ट है। और भी कुछ बेसिस हैं, वो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे जैसे हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें ले सकते हैं बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि बेस, अभी तक मैंने 2 पॉइंट समझाए, कौन एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है, पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट, एल्डोल कंडेंसेशन जो दे सकते हैं वो किसके साथ ट्रीट करके दे सकते हैं? बेस के साथ ट्रीट करके दे सकते हैं। बेस कैसे होते हैं बच्चों? डाइल्यूट बेस होते हैं। डाइल्यूट बेस में कौन कौन से बेसेस ले सकते हैं वो मैंने आपको स्क्रीन पे लिख दिए। फटाफट से आप ये जो बेसिस है नोट कर लो सेकंड पॉइंट में। उसके बाद हम चलते हैं बच्चों मैकेनिज्म पे। क्लियर? पहले हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक बात और समझ में आनी चाहिए, ये सिर्फ बेस की प्रेजेंस में ही नहीं होती मैकेनिज्म। ये एल्डोल कंडेंसेशन एसिड की प्रेजेंस में भी होता है, बेस की प्रेजेंस में भी होता है। अब आप ये बोलोगे बच्चों कि सर एसिड और बेस दोनों की प्रेजेंस में प्रोडक्ट सेम आता है क्या? मैं बोलूंगा कि एसिड और बेस की प्रेजेंस में मेजर प्रोडक्ट में डिफरेंस आ सकता है। अगर कोई कहता है कि एसिड की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन करो तो हो सकता है मेजर प्रोडक्ट में कुछ और है, और बेस की प्रेजेंस में अगर एल्डोल कंडेंसेशन करोगे तो हम बोल सकते हैं कि शायद मेजर प्रोडक्ट कुछ और है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो आईआईटी एडवांस पर पूछा जा सकता है। ठीक, और भी बातें हैं। एल्डोल कंडेंसेशन जो भी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई पॉइंट को लैक करके पढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर एडवांस ही पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो 2 पॉइंट समझा दिए। बेस तो मैंने बता ही दिए कौन कौन से। एसिड के बारे में नहीं, एसिड तो सिर्फ मिनरल एसिड की बात कर सकते हैं। एसिड का मतलब है H प्लस की प्रेजेंस में। ठीक, चलिए ये मिनरल एसिड्स की बात कर लेते हैं। H2SO4 हो गया, HCl हो गया, इन सब की बात कर रहे हैं। HNO3 हो गया, इन सब की बात कर रहे हैं एसिड्स की प्रेजेंस में। तो एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकती है मैकेनिज्म, बेस की प्रेजेंस में भी हो सकती है। एसिड की प्रेजेंस में अलग से पढ़ाऊंगा, बेस की प्रेजेंस में अलग से पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो तीसरे पॉइंट के लिए, मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। फिर हम एसिड की प्रेजेंस में पढ़ाएंगे। फटाफट से हेडिंग डालो। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं एल्डोल की। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेते हैं, बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल। तो एल्डोल मैकेनिज्म लिखते हैं, मैकेनिज्म। ठीक है, पहली मैकेनिज्म है बेस कैटेलाइज्ड। बेस कैटेलाइज्ड, ध्यान से समझेंगे बच्चों। बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म हम समझा रहे हैं एल्डोल की। ठीक, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोई एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों एल्डिहाइड का, जिसको लेके हम मैकेनिज्म समझेंगे। इज इट क्लियर? तो मैं एसिटिल्डिहाइड ले लेता हूं, एसिटिल्डिहाइड CH3CHO, उस पे समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिज्म कोई एक कंपाउंड लेके समझी जा सकती है। ठीक, तो हम बच्चों लेते हैं CH3CHO, CH3CHO, इसको ट्रीट कराते हैं बेस के साथ। NaOH ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेस के साथ ट्रीट कराते हैं। वेरी गुड। तो मैकेनिज्म एक तरीके की मैथ्स ही होती है। मैथ्स आप पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ने के लिए आपको क्या करना होता है? जैसे एक स्टेप लिखते हो तो ये थोड़ी अगला स्टेप आपने याद कर रखा है, नहीं नहीं नहीं, याद थोड़ी कर रखा होता है। तो आप क्या करते हो कि एक स्टेप लिखते हो तो समझ में आता है कि अगले स्टेप में क्या करना है, अगला स्टेप लिखते हो तो अगले स्टेप में क्या करना है वो समझ में आता है। इसी तरीके से जब आपको कोई मैकेनिज्म दे रखी हो तो उसके बारे में सोचो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोचो, तो आपको अगले स्टेप्स समझ में आएंगे। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो बेस है, बेस को एसिड चाहिए। एसिड कहां से मिलेगा?
इस पॉइंट से तो नहीं मिल सकता, लेकिन एक बात समझ में आनी चाहिए आपको कि जो CHO ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। दिस CHO ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने बगल वाले अल्फा कार्बन को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है। तो दीज हाइड्रोजन्स आर एसिडिक हाइड्रोजन्स, एसिडिक हाइड्रोजन्स। पहली बात आप समझ गए कि जो CHO ग्रुप है या फिर एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अपने बगल वाले कार्बन को एसिडिक बना देते हैं, और एसिडिक बनाने की वजह से इन पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन्स हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन्स हो जाते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं, तो आप इसको समझ में आ रहा होगा। तो इन एसिडिक हाइड्रोजन्स में से एक हाइड्रोजन ये बेस ले लेगा, ठीक है। बेस OH माइनस को क्या चाहिए, एक H चाहिए वाटर निकालने के लिए, समझ पा रहे हो बच्चों, ठीक है। तो एक H चाहिए, तो यहां से एक H निकालेगा तो क्या बनेगा, एक एनायन बनेगा। भाई यहां से H निकल गया, इस OH ने ले लिया H H2O निकाल दिया, तो इस कार्बन पे क्या बन गया बच्चों, एनायन बन गया। बहुत बढ़िया, ये एनायन बन गया। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है। इस OH माइनस ने एक H यहां से ले लिया क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये बन गया बच्चों एनायन। अब एनायन क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है क्या? हाँ भाई हो सकता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज ही तो है। दिस एनायंस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। वेरी गुड, रेजोनेंस स्टेबलाइज करोगे बच्चों तो क्या बनेगा जरा देखो, CH2, ये बॉन्ड इधर एक डबल बॉन्ड बन गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये बन गया बच्चों O माइनस, क्लियर, और ये बन गया H। तो इसको बोलेंगे हम इनोलेट, इसको बोलेंगे हम इनोलेट आयन। क्या बोलेंगे बच्चों, इनोलेट आयन, ठीक है। तो इनोलेट आयन बनता है आफ्टर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ऑफ एनायन। जो एनायन बनता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव, उसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। इज इट क्लियर? इन मतलब डबल बॉन्ड, एट मतलब सॉल्ट, आयन बन रहा है तो एट लगा दिया, इनोलेट आयन बोल देते हैं उसको। इज इट क्लियर? तो क्या समझे बच्चों, इनोलेट आयन बनता है। बेस कैटालाइज में जो आयन बनता है, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या आयन बनता है बच्चों, इनोलेट आयन बनता है। एसिड कैटालाइज में कुछ और बनता है, ठीक है। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर एक पॉइंट को क्लियर करना जरूरी होता है, यही पढ़ाई है। बस ट्रिक्स भी पढ़ ली सिर्फ इतना काम नहीं चलता, वो छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन पूछ देता है टीचर एग्जाम में। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये इनोलेट आयन है। अब सही है, ये इसको हम स्टेप फर्स्ट मान लेते हैं, स्टेप फर्स्ट मान लेते हैं, और ये रिवर्सिबल स्टेप होता है और ये स्लो स्टेप होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये रिवर्सिबल स्टेप होता है और स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप होता है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। समझ पा रहे हो? तो एल्डोल कंडेंसेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, बिकॉज वो स्लो स्टेप है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है? ये भी बात नोट कर लेना, फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप और वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, स्लो स्टेप से हम रेट को डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, तो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। समझ पा रहे हो बच्चों? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में बच्चों एक और एल्डिहाइड लेते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन है बच्चों, कंडेंसेशन में एक से ज्यादा मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे। वेरी गुड, तो एक और सिमिलर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया जाता है, तो हम ले लेते हैं CH3 एंड CHO, ये ले लिया बच्चों, और जो एनायन बना है वो भी ले लेते हैं साथ में। ये एनायन बना है, ये न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं हम इसे, एनायन बोल लो, न्यूक्लियोफाइल बोल लो, ठीक है बच्चों। कई बुक्स में इससे भी रिएक्ट कराया जाता है, इनोलेट से रिएक्ट करा देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एनायन से रिएक्ट कराओ। ठीक है, इनोलेट से कैसे रिएक्ट कराएंगे, पहले मैं एनायन से रिएक्ट करा के दिखाता हूं आपको। एनायन से रिएक्ट कराते हैं, तो बच्चों एनायन रिएक्ट करके कैसे करता है। अब आपको पता है बच्चों, जो ये CO ग्रुप है, ध्यान से समझना बच्चों, मैं चाहता हूं कि हर एक पॉइंट बच्चों को क्लियर हो, मतलब इतनी इतनी सी बात क्लियर हो, ये भी बात समझना। ये जो CO ग्रुप है ये पोलर नेचर का है, बहुत बढ़िया। ये CO ग्रुप क्या है बच्चों, पोलर नेचर का है, और पोलर नेचर का है तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यस और नो। बहुत बढ़िया, ये सभी बच्चों को पता होता है, बहुत इजी बात है ये। ठीक, वेरी गुड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज यहां अटैक करेगा पॉजिटिव सेंटर पे और ये खुल जाएगा। अच्छा,
ये ये भी एक किसी इफेक्ट के थ्रू खुलता है। उस इफेक्ट का नाम पूछा जा सकता है मेंस में, क्या? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। मैं हर बात क्लियर कर रहा हूं बच्चों। बिल्कुल ये नहीं है कि एल्डोल आया करा के चला गया बस ठीक है, दो चार ट्रिक्स बताई, खत्म। नहीं नहीं नहीं, हर एक पॉइंट क्लियर करो बच्चों। यही हमारा मिशन है इस चैनल के लिए। द मैसॉन्स मतलब पूरी नॉलेज आपको देनी चाहिए हमें, मतलब हम देंगे आपको। क्लियर? तो बहुत बढ़िया। तो इसका नाम इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड का पोलराइज हो जाना इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होता है। तो ये बच्चों लिख सकते हो आप, ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस पर कौन से इफेक्ट के थ्रू खुल रहा है, विच इज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट इतना ज्यादा यूज नहीं करते हम इस इफेक्ट का, लेकिन नाम पूछ दे एग्जाम में, नाम ही पूछ दे यार, क्या फर्क पड़ता है, नाम पूछ देगा यार फिर। ठीक, तो आपको टिक लगाना पड़ेगा। ठीक, ऑप्शन बना के। अच्छा बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को जोड़ो बच्चों, इन दोनों को जोड़ो, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा और O पे नेगेटिव बनेगा। बहुत बढ़िया, इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं बच्चों। यहां लिखते हैं CH3, C पे जुड़ गया C, इस C पे जुड़ गया CH2, इसमें पहले से एक H है, क्या जुड़ गया बच्चों? CH2। अच्छा CH2 जुड़ गया तो CHO तो है ही है, CHO तो यहां लगा ही हुआ है। बहुत बढ़िया। अच्छा O, इस कार्बन पे O भी तो था, O पे नेगेटिव आ गया। वेरी गुड, ये बन गया बच्चों, ये एक कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं हर एक बात क्लियर करूंगा कैसे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन की रिएक्शंस होती है, जितनी भी कंडेंसेशन रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी हम आपको कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़ाएंगे उसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है स्टार्टिंग में। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया। अच्छा ये नेगेटिव है, तो जो वाटर निकला था एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही होती है, तो प्रोटोनेशन होके इसको इस पे H लग जाएगा। जल्दी से लगा देते हैं यहां पे CH3 CH और O नेगेटिव है तो इसको H मिल जाएगा, कहीं से तो मिलेगा यार, एक्वस मीडियम में मिल गया। ठीक, तो CH2 एंड CHO, ये आपका बन गया। इस कंपाउंड का नाम निकालते हैं क्योंकि एल्डोल पढ़ रहे हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन है ये अल्फा है, और अल्फा का नेक्स्ट कौन सा होता है? बीटा है, और बीटा पे क्या है? OH। तो यही तो हमने बताया था आपको कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज कॉल्ड एल्डोल। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज कॉल्ड एल्डोल। हम क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। समझ गए? तो इसी को बोलेंगे हम क्या? एल्डोल। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एल्डोल बोलेंगे। तो यहां तक की रिएक्शन को हम एल्डोल बोलते हैं, यहां तक की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एल्डोल बोलते हैं। इसके बाद एक स्टेप और होता है, इलिमिनेशन स्टेप होता है, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। यहां तक बच्चों आप नोट कर सकते हो। तो एल्डोल एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, क्या है बच्चों? सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को किसने ले लिया? OH ने ले लिया, तो ये एनायन बन गया। एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के बाद इनोलेट बनाया, इनोलेट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। वेरी गुड। जो फर्स्ट स्टेप है ये रिवर्सिबल स्टेप है, और फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। वेरी गुड। स्टेप सेकंड में कंडेंसेशन रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन में एक और एल्डिहाइड लिया जाता है, तो उस एल्डिहाइड पर पहले से बना हुआ नेगेटिव चार्ज अटैक करता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो ऐसे करके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, और फिर इस O नेगेटिव का प्रोटोनेशन होके, प्रोटोनेशन भी नहीं बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे कि H यहां पर प्रोटोन यहां पर जुड़ गया, तो ये बन गया हमारा एल्डोल। दिस इज द मैकेनिज्म, बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म। दिस इज अ बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। फटाफट से नोट कर लो, अगला स्टेप पढ़ाएंगे इलिमिनेशन स्टेप इसी एल्डोल का, जल्दी से नोट करो। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बच्चों एल्डोल आ चुका था, तो मैं बोर्ड पे एल्डोल लिखता हूं और फिर उसका एलिमिनेशन स्टेप समझाता हूं। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हीट की प्रेजेंस में या फिर बेस की प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ बेस की प्रेजेंस में वो स्टेप हो जाता है। तो जरा देखो जरा, एल्डोल क्या आया था हमारे पास? एल्डोल बच्चों ये आया था CH3 एंड CO, सॉरी OH, CH, CH2, CHO,
ये हमारे पास एल्डोल आ गया था बच्चों। अब हमारे पास रिएक्शन मीडियम में बेस तो अभी भी प्रेजेंट है। बोलो बच्चों, क्या बोलोगे आप कि बेस तो अभी भी रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है, वो अपना काम करना छोड़ेगा थोड़ी, वो अपना काम दोबारा करेगा इलिमिनेशन करके। कैसे? तो बच्चों जो बेस है, बेस को अभी भी क्या चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन कहां है? ये जो सीओ ग्रुप है अभी भी तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हैं, यस और नो है? तो अभी भी ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे इस बेस के थ्रू, तो यहां पे फिर से नेगेटिव बनेगा। तो पहले मैं नेगेटिव बनाता हूं। वेरी गुड। CH3 CH CH माइनस OH एंड CHO। ये बन गया बच्चों, माइनस बन गया। अच्छा, अगर किसी स्पीशीज से एक H निकाल दिया जाता है तो उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो ये जो माइनस है विच इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। आफ्टर रेजोनेंस ये इनोलेट बनाएगा, इट डजंट मीन मतलब कि ये तो होना ही है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। इससे आप मैकेनिज्म का टाइप बता पाओगे। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। अब ये कॉन्जुगेट बेस इलिमिनेशन कर देगा। कैसे? कि यहां पे अपना रेजोनेंस देगा और यहां से वाटर निकाल देगा, मतलब OH माइनस निकाल देगा। H तो पहले ही निकल चुका था। वेरी गुड। तो जरा देखो क्या बन गया बच्चों। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। बहुत बढ़िया, ये बन गया बच्चों। तो इस रिएक्शन का टाइप क्या है? कई बार टाइप पूछ लेता है। जो ये इलिमिनेशन स्टेप हुआ, ये कौन से टाइप की मैकेनिज्म है? समझ पा रहे हो? तो कौन से टाइप की मैकेनिज्म है? कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म है और यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन है। तो इवन सीबी मैकेनिज्म है। ये टाइप याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों? दिस इज अ इवन सीबी मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म हो गई? इवन सीबी। सीबी का मतलब कॉन्जुगेट बेस। बेस ने एनायन बनाया था ना? हाँ ना, बोलो कैसे? एनायन बनाया, एनायन फिर इलिमिनेट हुआ, मतलब टू स्टेप मैकेनिज्म है, इसलिए इवन हो गई। तो इवन सीबी, कॉन्जुगेट बेस इलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। समझ गए? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये फाइनली बनता है बच्चों, दिस इज अ इलिमिनेशन प्रोडक्ट। ओके, एल्कीन बनी, कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनती है। देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड। समझ पा रहे हो बच्चों? ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन है। बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको पूरा एल्डोल कंडेंसेशन की एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म बता दी अभी तक। अच्छा, अब क्या बताएंगे फिर? एल्डोल में इतनी सारी बातें हो गई, और भी बातें हैं क्या? अरे बहुत सारी बातें हैं, अभी तो असली बातें आएंगी। दिस इज द बेसिक थिंग्स। मैकेनिज्म तो सब जानते हैं, ठीक? नहीं भी जानते तो जो बच्चे सीख रहे हैं, नए सीख रहे हैं, वो भी रिवाइज कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं, और जो जानते हैं वो रिवाइज कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस की चीजें आएंगी। क्लियर है? ओके, तो इतनी बात नोट करो, ये वाला स्टेप भी नोट करो, फिर मैं इसके लिए कुछ लिखता हूं। ओके बच्चों, तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, मैकेनिज्म आपने पढ़ ली, एसिड सॉरी बेस कैटलाइज मैकेनिज्म पढ़ ली, तो इसकी काइनेटिक्स भी पढ़ लो। काइनेटिक्स से क्वेश्चन आ जाता है। वेरी गुड। काइनेटिक्स की बात करें, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो आप सभी को पता है क्या कि मैंने अभी अभी जस्ट बताया आपको कि रेट जो मैकेनिज्म पढ़ाई उसमें बताया कि फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप है। वेरी गुड। तो स्लोएस्ट स्टेप है, तो हम रेट कौन से स्टेप से डिफाइन करते हैं? स्लोएस्ट स्टेप से डिफाइन करते हैं। जो सबसे धीरे वाला स्टेप होता है, जो स्लो स्टेप होता है, उससे हम रेट डिफाइन करते हैं। तो पहले स्टेप में अगर बात करें तो क्या क्या चीज थी? एक एल्डिहाइड था, एक बेस था, बेस ने एनायन एब्स्ट्रैक्ट करा था। तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट कौन थे? एल्डिहाइड और OH माइनस, वही तो रेट को डिफाइन कर रहे थे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, दो की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। एक तो एल्डिहाइड की और एक OH माइनस की।
मैंने बताया था डाइल्यूट बेस लेते हैं। डाइल्यूट बेस लेने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन मैटर करती है। कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रिएक्शन में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन मैटर करती है बेस की, तो इसलिए बेस की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है रेट, एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, तो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्डोल रिएक्शन, रेट ऑफ एल्डोल रिएक्शन। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया। समझ पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को समझ लो बच्चों। अच्छा सेकंड, ये मैंने क्या लिख दिया फिर, ये क्या लिख दिया, तो यहां पे एक एक्सेप्शन याद करना। एक्सेप्शन क्या है, मतलब अगर आप डिटेल में समझोगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी कि एसीटोन के केस में एक अलग बात होती है। एसीटोन के केस में जो सेकंड स्टेप होता है, जब कार्बन आयन अटैक कर रहा होता है, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है, एडवांस में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसीटोन के केस में जो ऑर्डर होता है वो 3 होता है। ये बात ना बताई होगी किसी ने। तो एसीटोन के केस में जो ऑर्डर होता है वो 3 होता है, 2 नहीं होता। जनरली आंसर 2 लिखा होगा, और बहुत सारे बच्चे अगर पढ़ के थोड़ा भी जाते हैं तो वो 2 लगाएंगे। जो अच्छे बच्चे हैं जो हमारे चैनल को फॉलो करेंगे वो आंसर 3 लगा के आएंगे एसीटोन के केस में। क्यों, क्योंकि उसका जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है स्लोएस्ट स्टेप, यील्ड। ये एक्सपेरिमेंटल है, यील्ड की वजह से हम ऐसा बोल रहे हैं। अब स्लो स्टेप फास्ट स्टेप बच्चों, ये तो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे कि एसीटोन के केस में याद रखो आप बात कि जो सेकंड स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, और जब सेकंड स्टेप था तो उसमें एक एल्डिहाइड था, सॉरी एक कीटोन होगा और एक उसका एनायन होगा, तो दो चीजें रिएक्ट करेंगी इन प्रेजेंस ऑफ बेस। वेरी गुड, तो दो चीजें रिएक्ट करेंगी, तो दो एसीटोन के मॉलिक्यूल लेंगे तो ऊपर जो आएगा वो 2 आएगा और यहां पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो दिस इज अ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में एसीटोन के केस में बच्चों याद रखो ऑर्डर 3 आता है, और एल्डिहाइड के केस में याद रखो बच्चों ऑर्डर 2 आता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगले पॉइंट में क्या पढ़ाएंगे, अगले पॉइंट में हम एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म पढ़ाते हैं। चलो हेडिंग डालो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। हेडिंग लिख लो ये वाली, एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। ऐसा करते हैं बच्चों, थोड़ा पार्ट में बनाते हैं वीडियो, तो लंबी हो जाती है ना वीडियो, तो थोड़ी दिक्कत होती है अपलोडिंग में और सारी चीजों में। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा, हम ये बता रहे हैं बच्चों कि हमने 4 पॉइंट सीखे। कौन एल्डोल कंडेंसेशन देता है, पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा क्या सीखा था बच्चों, बेस कौन से लिए जाएंगे, एल्कली बेस लिए जाएंगे, ठीक, एल्कोक्साइड बेस लिए जाएंगे, बल्कि बेस लिए जाएंगे, डाइल्यूट, मेन इंपॉर्टेंट था डाइल्यूट बेस लिए जाएंगे। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमने क्या सीखा बच्चों कि मैकेनिज्म क्या थी, बेस कैटलाइज मैकेनिज्म क्या थी, पूरी एक्सप्लेन करिए, देख सकते हो आप। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन क्या थे, बेस कैटलाइज में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ये है। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम ये बताएंगे कि एसिड कैटलाइज रिएक्शन क्या होगी, उसमें कौन सा स्टेप स्लो होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक, आगे की और बातें बताएंगे एडवांस रिलेटेड। हो सकता है कि एल्डोल कंडेंसेशन थोड़ा लेंथी है तो 3 पार्ट में बन जाए, 4 पार्ट में बन जाए, एल्डोल को मैं 3-4 पार्ट में बना दूंगा, क्या दिक्कत है। ऐसे थोड़ी आया एल्डोल खत्म करा 5-10 मिनट में खत्म, नहीं नहीं नहीं, हर बात पढ़ो यार। अगर एल्डोल का सवाल आ जाए या किसी भी टॉपिक का सवाल आ जाए तो हम हर एंगल से सोच पाए और क्वेश्चन करके आए। ये नहीं है कि बस टॉपिक पढ़ के गए हैं और वहां सवाल आया तो सवाल हो नहीं रहा, क्या फायदा उस टॉपिक पढ़ने का। यस और नो। तो सेकंड पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो इतना पढ़ाएंगे इस वीडियो में। और बच्चों इस कंटेंट को बच्चों मैं फिर से बोलता हूँ, इसको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और ऐसे शेयर नहीं करना है कि मम्मी पापा को बता दिया कि आप भी सब्सक्राइब कर लो, नहीं नहीं नहीं, हमें उन कैंडिडेट्स को शेयर करवाना है जो जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्लियर है, वो बच्चे पढ़ लें और सही कंटेंट से रूबरू हो जाएं और
सेलेक्ट हो जाएं। मतलब ये ना हो कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट चीजें पढ़ें और सेलेक्ट हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एल्डोल कंडेंसेशन पार्ट।